हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी केवीएस के एग्ज़ाम के ऊपर कि कौन सा पेपर केवीएस में कौन सा जो सब्जेक्ट है कितने मार्क्स का आएगा। तो उसमें आपकी जो हिंदी थी वो 30 मार्क्स की थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए केवीएस के लिए जो हिंदी का एग्ज़ाम है 30 मार्क्स का, मैं आपकी उसकी प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, जो आपका ये पेपर है हिंदी का वो 30 मार्क्स का आएगा आपका। और जो इसके जो हिंदी में आपके टॉपिक्स हैं वो आपके ये टॉपिक्स आएंगे और ये आपके 30 मार्क्स के आएंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे ये टॉपिक्स इस एग्जाम में आएंगे। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले हम वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला होती क्या है? तो वर्णमाला स्टार्ट करने से पहले इसमें जो वर्ड आया है आपका वर्ण, पहले हम इसे देखेंगे। तो वर्ण होता क्या है? वर्ण क्या होता है? तो देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग से यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जो आपका केवीएस एग्जाम है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको ये डेफिनेशन नहीं दी जाएगी। आपसे कैसे बोला जाएगा? इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको जो याद रखने वाली चीजें हैं वो आपको ये याद रखना है कि वर्ण क्या है। वर्ण आपकी क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां हैं। सॉरी, स्वतंत्र नहीं, यहाँ आएगा आपका अविभाज्य। आपको इस तरीके से दिया जाएगा। तो मेन पॉइंट आपको क्या लर्न करना है कि जो वर्ण है वो अविभाज्य ध्वनियां हैं, यानी कि अविभाज्य ध्वनियां हैं, यानी कि इनको हम तोड़ नहीं सकते। ये जो है ये इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण को हम क्या बोलते हैं? वर्ण अविभाज्य ध्वनियां हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें लर्न करने की जरूरत है, आप दो चीजों में इसमें कंफ्यूज रहेंगे। जो आपका है कि स्टार लगा के लिख लीजिए, लिखित भाषा की मूल इकाई, और दूसरी चीज है आपकी मौखिक भाषा की मूल इकाई। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन भी कर दिया है कि लिखित भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण, ठीक है? जो लिखित भाषा की मूल इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण, और जो मौखिक भाषा की मूल इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि। आपको एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि लिखित भाषा की जो मूल इकाई है वो है आपकी वर्ण, और जो आपकी लिखित भाषा की मूल इकाई है वो है आपकी ध्वनि। इसके बाद फ्रेंड्स, जो वर्ण है, वर्ण को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वर्ण को दूसरा नाम भी दिया गया है, क्या बोलते हैं? अक्षर। वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। और अक्षर को अगर मैं ए जमा शर, शय का शर का मतलब क्या होता है आपका? नाशवान। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं। तो मतलब कि यहाँ अक्षर का मतलब क्या हो गया कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से अक्षर का मतलब क्या निकलेगा आपका? अक्षर का मतलब आपका निकलेगा जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अब यहाँ ये नहीं है कि इसका नाश करेंगे, नाश करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो अक्षर का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसका नाश नहीं किया जाता, यानी कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और है, जो आपका वर्ण शब्द है,
ये आपका, इसमें जो वर्ण शब्द है ये आपका व्री धातु, व्री धातु संस्कृत की, ये संस्कृत भाषा की है, संस्कृत भाषा की व्री धातु से लिया गया है। जो आपका वर्ण है वो आपका संस्कृत भाषा की व्री धातु से लिया गया है। वर्ण आपका व्री धातु से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है चुनना, जिसका अर्थ क्या होता है चुनना या वर्ण करना। तो ये भी आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि वर्ण की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, तो आप बता सकते हो कि इसकी जो उत्पत्ति है वो आपकी व्री धातु से हुई है और संस्कृत भाषा की ये व्री धातु है और जिसका अर्थ क्या होता है आपका चुनना या वर्ण करना। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जैसे ये आपका मैंने आपको नोट कराया है तो आप इसको आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने हैंड रिटन नोट्स होंगे आप उसको उतने अच्छे बेटर तरीके से लर्न कर सकते हो। आप देखते हो आपके पास हजारों बुक्स होती हैं लेकिन आप उनको नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो आप अपने हैंड से लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में भी सेट हो जाता है। तो आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हमने वर्ण डिस्कस कर लिया है कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है। तो उसके बाद जो आपका आता है वो आती है आपकी वर्णमाला। वर्णमाला आपने डेफिनेशन पढ़ी भी होगी। वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है। आपको डेफिनेशन आएगी तो आपको पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन में दे दिया हुआ क्रमबद्ध व्यवस्थित, एक ऑप्शन में दे देंगे अक्रमबद्ध व्यवस्थित, एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा क्रमबद्ध अव्यवस्थित, यानी कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे वो अक्रमबद्ध या मतलब इस तरीके से वर्ड लगा देगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये इन दोनों वर्ड पे मेन फोकस करना है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्योंकि यहाँ से अगर आपको ये आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित नहीं होता है तो वो आपका वर्ण समूह कहलाता है। मैं आपको ये नोट भी करा देती हूँ। वर्ण समूह, वर्णमाला और वर्ण समूह में यही अंतर है। आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए हमने लिखा है के कबूतर, खे खरगोश, गे गमला, गे घड़ी, ने खाली, तो ये हमने क्रम से लिखे हैं, तो ये आपकी हो गई वर्णमाला। ठीक है, और अगर मैं इसको लिख देती हूँ, मैंने पहले कै लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर नैनल लिख दिया, फिर पै लिख दिया, तो यानी कि ये वर्ण तो हैं लेकिन ये क्रम से नहीं लिखे गए। तो अगर ये क्रम से नहीं लिखे गए तो फिर ये हो गया आपका वर्ण समूह। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब आपका क्रम से लिखा जाता है तो ये आपका होती है वर्णमाला, और जब आपका ये क्रम से नहीं होता है तो वो होता है आपका वर्ण समूह। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। वर्णों का अक्रमबद्ध एवं अव्यवस्थित समूह वर्ण समूह कहलाता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से भी क्लियर कर दिया है कि जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णमाला आपका क्रम में लिखे जाएंगे, और वर्ण समूह में क्या होता है कि वो आपके आगे पीछे लिखे होते हैं। वर्ण उसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें उनका सीक्वेंस होता है, लेकिन इसमें सीक्वेंस नहीं होता, वो आगे पीछे लिखे होते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपसे एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपको वर्ण लिख के दे देगा ये वर्णमाला है या क्या है, तो आपको ये याद रखना है। अगर क्रम से लिखे हुए हैं तो आपका वो वर्णमाला होगा, अगर वो क्रम से नहीं लिखे हुए हैं तो वो आपका वर्ण समूह होगा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला।
आप सभी को पता होगा कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं टोटल, 52। कितने वर्ण होते हैं आपके, 52। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो यहाँ से बनती है कि 52 वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। यहाँ से आपको ये कर लेना है कि हिंदी वर्णमाला क्या होगी, 52 वर्णों का, ये वर्णों पे हम मात्रा आएगी, 52 वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। किसी भी भाषा की जो वर्णमाला है वो क्या होगी, जो उसमें उनके वर्ण है उनका क्रमबद्ध और उनका हम व्यवस्थित समूह करके जो हम उसकी वो करेंगे तो वो आपकी क्या होगी, आपकी वर्णमाला होगी, हिंदी वर्णमाला होगी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, आपके टोटल 52 होते हैं। उसके बाद फ्रेंड जब आपने वर्णमाला, आपको वर्णमाला पता चल गया क्या होता है, वर्ण समूह क्या होता है, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, तो उसके बाद जिसमें मेन पॉइंट आता है वो आता है आपका लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि आप सभी को पता भी होगा, डेफिनेशन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। लिपि क्या होती है कि जो भाषा की जो लिखित भाषा होती है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। जो वो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह या प्रतीक लिपि कहलाते हैं। तो लिपि क्या होती है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए आप पे कुछ चिन्ह और प्रतीक आपके निश्चित किए जाते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, लिपि होती है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं लिपि को लेके। तो लिपि में आपको सबसे पहले लिपि होती है आपकी हिंदी। हिंदी की लिपि क्या होती है आपकी, हिंदी की आपकी लिपि होती है देवनागरी। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। केवीएस में एक एग्जाम आया था पिछली बार कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है, तो वो कौन सी है आपकी, वो है आपकी मराठी भाषा। मराठी भाषा की भी जो लिपि है वो आपकी क्या है, देवनागरी है। उसके बाद फ्रेंड्स और भी आपके लैंग्वेजेस हैं जिनकी आपको लिपि लर्न करनी है। अंग्रेजी की क्या होती है आपकी, रोमन होती है। उसके बाद आपकी उर्दू की क्या होती है, उर्दू, इसकी भी आपकी फारसी होती है। तो आपको इस तरीके से कई आपको लिपि भी लर्न करनी है। एग्जामिनर का पता नहीं है, या तो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है या आपसे लिपि से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको लिपि में यहाँ एक चीज याद रखनी, जो देवनागरी लिपि है उसमें इसकी एक पहचान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट वो है कि देवनागरी लिपि की आपकी विशेषता है, तो देवनागरी लिपि में क्या है। और ये क्वेश्चन आपका एचटेट में भी और आपके जो आपके टीचिंग एग्जाम है, यूपी टेट है, एचटेट है, केवीएस में भी ये एग्जाम आपका पूछा जा चुका है कि हिंदी देवनागरी लिपि में जो है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, बाएं से दाएं। जो देवनागरी लिपि होती है वो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो आपकी देवनागरी लिपि है वो आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखो फ्रेंड्स, मैं ये आपकी देवनागरी लिपि है जो मैं लिख रही हूँ, तो मैं ये इधर साइड से लिख रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा हैंड है, बायां हाथ, और ये मेरा दायां हाथ। सीधे हाथ को हम दायां बोलते हैं, उल्टे हाथ को हम बायां बोलते हैं। तो मैं इसे इधर से लिखना स्टार्ट करती हूँ और इधर की साइड जाती हूँ, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जाती हूँ। तो ये देवनागरी लिपि की हमारी क्या होती है, ये विशेषता होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है, आपसे पूछ लेगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या दोनों, या कोई नहीं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या बताना है। और आप जब आप पेपर कर रहे हो तो आप देख भी लेना कि आप कहाँ से लिख रहे हो, बाएं से दाएं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब अभी हमने वो टॉपिक डिस्कस कर लिया था, वो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्ण का। वर्ण के टाइप्स कितने होते हैं, तो वर्ण आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका स्वर,
और दूसरा आपका होता है व्यंजन। ये दो तरीके का होता है, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम स्वर को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है स्वर, तो स्वर में आपको क्या है, देखिए, वे वर्ण जिनके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। तो स्वर क्या होते हैं आपके, जिनके बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वो होते हैं आपके स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है ये भी आपको याद रखना है। ये संख्या में कितने होते हैं आपके, ये 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, और उसके बाद आपका ए, आई, ओ, औ। तो ये हैं आपके 11 जो आपके स्वर हैं, जिनको बोलने में आपको अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आपको लर्न रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में बन जाती हैं। तो जो फर्स्ट है इसकी, ये क्या होती है कि ये आपकी स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, यानी कि इनको, ये स्वतंत्र होती है, इनको बोलने में किसी की और की मदद नहीं लेनी पड़ती, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्वतंत्र ध्वनियां बोलते हैं। उसके बाद है इसमें लगातार बोलने वाली ध्वनियां है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है कि जो ये स्वर होते हैं ये लगातार बोलने वाली ध्वनियां हैं। ये आपको भी क्लियर भी हो जाएगा। जैसे हम ए बोलते हैं, ए, तो ए बोल रहे हैं, ए, तो आप देखो स्टार्टिंग से बोल रहे हो लास्ट तक बोल रहे हो, तो आपको क्या है कि आपको ये नहीं लगेगा कि हम कोई और वर्ड बोल रहे हैं। लेकिन जब हम व्यंजन को बोलते हैं, व्यंजन जैसे कै, तो कै बोलोगे, पहले तो कै की साउंड आती है, खे की साउंड आ रही है, लेकिन उसके बाद किसकी साउंड आती है, ए की साउंड आती है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्यंजन क्या होते हैं, कि दूसरों की सहायता से वो बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से, तो उनको वो लगातार नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपके लगातार है। मतलब ये अगर ए बोल रहे हैं तो लास्ट तक भी आपकी ए की ही साउंड आती। उसके बाद आपका है व्यंजन। जो दूसरा टाइप आपका है वो है आपका व्यंजन। व्यंजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े। उसमें था नहीं लेनी पड़ती, इसमें लेनी पड़े। तो वो क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं, कि जिनके उच्चारण में आपको अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो होते हैं आपके व्यंजन आपके। तो इसमें जो आपकी फीचर आपके व्यंजन, अब इसमें आपके 11 कितने हो गए, आपके 33 व्यंजन होते हैं। और ये आपके इसमें आपके आते हैं कैसे, कै वर्ग आता है, च वर्ग आता है, त वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, प वर्ग आता है, यानी कि कै, खे, गे, गे, ने, इस तरीके से। और फिर आपके आगे भी है आपके ये रे लेवे, और आपके ये शे है। तो यानी कि ये जो आपके बन जाते हैं 33, यानी कि आपके कै से लेके कै से है तक, ये आपके क्या हो जाते हैं, मूल व्यंजन होते हैं। कैसे लेके आपके है तक ये आपके मूल व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त व्यंजन। ये आपके होते हैं 4 कौन से होते हैं आपके, क्षत्रिय, और ये त्रिशूल, और ये गैज्ञानी, और एक आपका होता है ये श्री। तो ये 4 आपके ये हो गए। तो कितने हो गए आपके, 33 हो गए, और 37, 4 आपके ये हो गए। और संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, आपके ये हो गए। और उसके अलावा आपके 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं आपके, वो आपके होते हैं 2। ये डे होता है, डे के नीचे आपके बिंदी लग जाती है, और ये डे। तो ये इस तरीके से होते हैं।
व्यंजन का आपको पता चल गया है कि व्यंजन क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में आपको अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े। मूल व्यंजन आपके 33 होते हैं, कैसे लेके है तक होते हैं ये आपके। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके 2 होते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो काउंटिंग हो गई आपकी 33 ये होते हैं, 4 ये होते हैं और 2 आपके ये होते हैं। इसके अलावा आपके अयोगवाह और होते हैं, अयोगवाह जिसमें आपको ए और आपका ये 2 लेते हैं, तो 2 ये हो गए। तो आपके टोटल हो जाते हैं 33, ये 4 ये 37 और ये 2 39 और ये 41, यानी कि जो आपके व्यंजनों की टोटल जो आपकी काउंटिंग है वो आपकी 41 हो जाती है। जो टोटल है आपके 52 में, तो 41 ये हो गए और स्वर आपके होते हैं 11। तो 41 आपके क्या हो गए व्यंजन और आपके प्लस में 11 आपके हो गए स्वर। तो ये आपके टोटल मिला के आपके होते हैं 52 व्यंजन, ये सॉरी आपके 52 वर्ण होते हैं टोटल। अब यहाँ से जो आपका मेन आपको लर्न रखने की बात है, यहाँ जो हमने बताया था इसका अपोजिट होता है कि ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं, ये स्वतंत्र ध्वनियां, ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। आपको यहाँ ये चीज याद रखनी है, स्वतंत्र की जगह पे आप परतंत्र भी यूज कर सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये बोल देगा ये परतंत्र ध्वनियां होती हैं, परतंत्र बोलेगा तो फिर आपको ये बोल देगा कि होती हैं। नेक्स्ट है आपका ये लगातार बोलने वाली ध्वनियां हैं, ये आपकी क्या है, ये लगातार नहीं बोले जाते। ये आपके लगातार क्यों नहीं बोले जाते, क्यों, क्योंकि जो आपके ये है ये आपके लगातार इसलिए नहीं बोले क्योंकि कै बोला मैंने, तो कै जमा ए तब इसको बोला जाता है। तो देखो आप कै आप बोल के भी देखिए कै, तो कै में आप पहले स्टार्टिंग में कै बोलते हो लेकिन उसके बाद आपको ए की साउंड आती है कै, तो पीछे आपका ए लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आई होप मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको वर्ण और व्यंजन में क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आपको मैं ये केवीएस, ये ऐसा नहीं है कि ये केवीएस के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम है या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपको मेरा अगर टीचिंग वे मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कुछ कमियां नज़र आ रही है तो आप मुझे वो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कमी, मैं कोशिश करूँगी कि वो आगे ना हो। और फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है वो मोस्टली जो है वो टीचिंग एग्जाम को जो मेरा जो ये चैनल है वो मेरा टीचिंग एग्जाम के लिए ही है। मतलब अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्वर और व्यंजन है उनके जो मतलब ये कुछ जो आपके स्वर व्यंजन है ये 3 और 4 टाइप से आपके क्या नाम है वर्गीकृत है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कराऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।